कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने होने वाले हैं जो यूपी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपको मालूम है, जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को मालूम है, जब से यूपी टीजीटी का फॉर्म पड़ा हुआ है 2022 से, वहाँ से लेकर के और आज तक कंटिन्यू सिर्फ यूपी टीजीटी पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन किस तरह के और कौन कौन से टॉपिक हैं जो शायद बचे होंगे मुझसे। तो हर टॉपिक पे बात कर चुके हैं। आज का पहला सवाल देखिए। पाणिनि ने अपनी तसनीफ अष्टाध्याय में संस्कृत सर्फियात पर लफ्ज़ साजी के कितने कायदे बताए हैं? तो ये किताब आपको याद रखनी है। पहली बात तो यह है कि अष्टाध्याय किसकी किताब है? तो ये पाणिनि जो थे संस्कृत का पहला कवायद निगार है और उसी की ये किताब है। और ये तक्षशिला जो पहली भारत का विश्वविद्यालय था उससे जुड़ा हुआ उसी का प्रोफेसर था। आपको बताना है कि इस किताब में कितने सर्फियात पर जो है लफ्ज़ साजी के कायदे बताए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है उसका सही है। 3959 आपका आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है, गज़ल में मतला और मख्ता के अलावा बाकी अशार को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, आंसर जिस बच्चे ने फ़र्द दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। सी वाला आंसर जिसने भी दिया है उसका सही है, बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में मुतफरिक जो है अशार कौन से होते हैं? जिनमें ऐसे अशार शायर जब कह देता है जिसमें गज़ल मुकम्मल नहीं करता और अलग अलग काफ़ियों पर शेर कह देता है। शेर मुकम्मल होते हैं लेकिन उसकी कोई मुकम्मल गज़ल नहीं होती है। तो वो अशार जो हैं वो मुतफरिक अशार होते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की। ये शेर जो है उम्मीद करता हूँ आप पहचान गए। उल्टी हो गई सब तदबीरें दवा ने कुछ ना काम किया। ये वाली जो गज़ल है मीर तक़ी मीर उसी का ये मिसरा है। आपको इसका मिसरा जो है अगला बताना है कि मिसरा सानी बताना है कि क्या है। ये मिसरा उला आपके सामने दिया गया है। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। तो इसमें भी डी आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। चाहते हैं सो आप करें हमको अवस बदनाम किया। ये मिसरा जो है लगाएंगे तब ये शेर मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आजकल इस तरह के सवाल बन रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अवधी जो भाषा है उसका दूसरा नाम क्या है? अवधी का दूसरा नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, इसमें जिस बच्चे का आंसर दिया गया होगा सी उसका सही है। कोसली नाम आपको याद रखना है कि अवधी का दूसरा नाम कोसली है। और जाटू या बांगड़ू जो है वो हरियाणा का दूसरा नाम है या आपको हरियाणवी का दूसरा नाम है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपका सभी का सही हुआ होगा। अगला सवाल आपको देखिए आपके सामने है कि कम्युनिस्ट पार्टी के हामी होने की वजह से मजरू कितने साल जेल में रहे? ये मजरू सुल्तानपुरी की बात हो रही है। गज़ल इनका शेरी मजमुआ है। गज़ल का इन्हें नक़ीब भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। 1919 में ये पैदा हुए थे। तो इसमें जिस बच्चे ने फर्स्ट आंसर दिया होगा उसका सही है। 1 साल तक ये जेल में रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के हामी होने की वजह से। अगला सवाल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म शब कद्र की हैयत क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। जितनी भी अंजुमन तरक्की जो लाहौर हुई थी उसके तहत जितने मुशायरे हुए उन मुशायरों में जितनी नज़में कही गईं वो सभी की सभी हैयत जो थी उनकी मसनवी की थी। तो बहुत आसान सा सवाल है। आपका आंसर सही हुआ होगा। जिस बच्चे ने आंसर बी दिया है उसका सही है। इसकी हैयत जो है वो मसनवी की हैयत है। आपका आंसर बी सही होने वाला है। अगला सवाल है, पानी बदायनी का 1941 में इंतकाल किस शहर में हुआ था? बहुत आसान सा सवाल है, याद रखना है। उम्मीद करता हूँ एक चीज़ याद रखिएगा,
एक सवाल बहुत दिन से बनता है कि फ़ानी वदाइनी ने वकालत का पेशा कहाँ किया था। तो आपको याद रखना है, इन्होंने लखनऊ में भी पेशा किया था, इटावा में भी वकालत की थी, साथ साथ में आगरा में भी की थी, और जो रायबरेली है वहाँ पर भी इन्होंने वकालत की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इनका जो इंतकाल हुआ है वो हैदराबाद में हुआ था, आपको याद रखना है। हैदराबाद में ही फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल हुआ था। इसके बाद में अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज बताता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, और आपको इसमें देखना है कि कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश किया कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन लगते तो लाइक कर सकते, वरना डिसलाइक किया कीजिएगा। अकबर इलाहाबादी ने अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ किस सिन्फ से किया है? देखिए, आपका कोई मशवरा है तो 63 86 492 279 मेरा नंबर है। कोई क्वेश्चन गलत होता है उसका स्क्रीन शॉट ले करके आप उस पर भेजिए, और उसमें आप अपना दलील के साथ आंसर दीजिए, तो उसको में करेक्शन किया जाएगा। क्योंकि जो मेरी बुक आने वाली है उसमें मैं चाहता हूँ कि कोई गलतियाँ ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक मेरी किताब हो पाए। तो इसमें क्या है, बहुत समय लग गया है उस किताब को लाने में, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है लिखते लिखते, छाटा भी नहीं करने में। इसमें जिस बच्चे ने आपको आंसर डी दिया होगा उसका बिल्कुल सही है। गज़ल आपको याद रखना है कि अदबी सफ़र का जो आगाज़ किया है अकबर इलाहाबादी ने, वो गज़ल से किया है। बहुत अच्छा। आप में से बताना, एक यूनिक बात है, मरसिया से किसने अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ किया था? देखिए कौन बच्चा कमेंट करके बताता है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस तारीख़ को हुआ था? बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। 21 अप्रैल 1938 में इनका इंतकाल हुआ था। यह आपको किसी भी कीमत पे या किसी भी हाल में नहीं भूलना है। और 9 नवंबर 1878 को इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी। इसके बाद में अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान की मौत से जदीद शायरी के कबीले का आखिरी सरदार उठ गया, किसका कौल है? ये किसने कहा था कि अख्तरुल ईमान की मौत से जदीद शायरी के कबीले का आखिरी सरदार उठ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी वालों के लिए। मैंने क्या कहा ना, मेरी बुक में ऐसा लिखा तुमको मिलेगा कि ये बुक नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, टीजीटी के लिए, ये तमाम चीज़ें आप देखते होंगे, तमाशा वीडियो पर में भी देखते होंगे, चैनल पे चलता है, और वीडियो आप बनाते हैं और उसमें क्लियरिटी नहीं आपके सामने आ पाती है कि ये है दरअसल किस एग्ज़ाम के लिए। मैं खुल के कह रहा हूँ, मेरी बुक जो आएगी वो, और जो वीडियो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी के लिए होती हैं। देखने को उर्दू का कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इससे टीजीटी के लिए, नेट के लिए भी है ये, और ये तमाम दूसरी एग्ज़ामों के लिए है। ये सिर्फ प्राइमरी और टीजीटी के एग्ज़ाम तक के लिए ही होती है। उसी एग्ज़ाम को अगर देना है तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें आंसर आपका जो सही होने वाला है वो सही होगा सी। महमूद अयाज ने ये बात कही है, आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, गुरेसन और उनके मुताबिक जदीद हिंदारियाई ज़बान कितनी शाखों में तकसीम की जाती है? तो गुरेसन के मुताबिक जदीद हिंदारियाई ज़बान है वो कितनी शाखों में तकसीम की जाती है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा 2। आपको याद रखना है 2 शाखों में इसको तकसीम किया जाता है, अंदरूनी और बैरूनी के नाम से। अगला सवाल है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, अब ठीक है। साहिर लुधियानवी की नज़्म है गुरेज़, हैयत इसकी क्या है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। और गुरेज़ के नाम से आपको याद रखना है, अज्ज़ाए तरकीबी में दूसरा हिस्सा होता है कसीदे का। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर डी दिया है उसका सही है। पाबंद नज़्म जो है वो गुरेज़ लिखी गई है, ये आपको नहीं भूलना है। अगर ताजमहल आपकी पूछी जाती है तो वो नज़्म मुअर्रा में लिखी गई है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। दोनों नज़में तलखियाँ इनका जो मजमुआ है उसी में शामिल हैं। 21 में पैदा हुए 1900, और 1980 में इनका साहिर का इंतकाल हुआ था। दास्तान सबरस, तो दास्तान सबरस में कितने महूर की बात की गई है, यानी इसमें कितने महूर का जिक्र किया गया है? 2 महूर का जिक्र किया गया है, आबे हयात की तलाश और मार्का हुस्नो इश्क। याद रखिएगा, यही 2 महूर का जिक्र हुआ है सबरस दास्तान में। और सबरस जो है उसमें 76 किरदार हैं टोटली, आपको ये याद रखनी चाहिए। 1635 में लिखी गई अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में। दर्जा झेल में से किस दास्तान में किसी भी ज़बान का कोई शेर
इस्तेमाल नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, अगर आपको और वीडियो देखना है, मुसलसल वीडियो देखने हैं, जुड़ने हैं यूपीटीजीटी के लिए, या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो प्राइमरी और जूनियर तक के लिए उर्दू का देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी हो सकती हैं। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, आपका काम बहुत आसान होने वाला है। मैंने पूरी ताकत पिछले 2018 से मैं कंटिन्यू क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। वीडियो मेरे आते हैं यूट्यूब पे। 7 साल लगभग होने वाले हैं। 15 अप्रैल को 7 साल मुझको यूट्यूब पे पढ़ाते हुए हो जाएगा। तो यूट्यूब पे जब मेरे वीडियो आना शुरू हुए थे तो उस टाइम पर 1-2 शायद गिने चुने चैनल थे उर्दू के। इतना पुराना चैनल है और कंटिन्यू 7 साल का अनुभव लगा हुआ है इस एक एग्ज़ाम के पीछे। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरी वीडियो से बहुत बच्चों ने फ़ायदा उठाया था और 3 मेरे स्टूडेंट जो है वो इसमें सक्सेस हुए थे पिछली बार के टीजीटी में। तो इसमें अब आपका आंसर फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर आपका सही होगा सी, महर अफरोज़ दिलबर आपको याद रखना है। ये वो दास्तान है जो शुमाली हिंद की पहली नसरी दास्तान मानी जाती है। 1770 में ये आई है, लिखी गई है और इसमें किसी भी ज़बान का कोई भी शेर इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है, काबू में हूँ तेरे गो अब जिया तो फिर क्या, खंजर तले कुसू ने टुकदम लिया तो फिर क्या। ये शेर आपको बताना है बागो बहार के किस किस्से में इस्तेमाल हुआ है। पहला दरवेश, तीसरा दरवेश या सरगुज़िश्त आज़ाद वक्त। यहाँ पे वक्त देखिए गलत लिख दिया है, तो अब आपको जवाब देना है आज़ाद वक्त है या फिर चौथा दरवेश। देखिए, अमूमन शेर आपको जो लगाने हैं, ज़्यादातर जो शेर हैं वो पहले दरवेश और दूसरे दरवेश और थोड़ा बहुत तीसरे दरवेश में शेर आए हैं। चौथे दरवेश को कभी लगाइए मत, उसमें तो सिर्फ वही शेर आए हुए हैं जो अपनी दास्तान सुनाते टाइम पर शेर कहता है फ़कीर, बस वही हैं, बाकी और अदरवाइज़ शेर नहीं है। ये शेर जो है वो आपका आंसर सही होगा सी वाला, सरगुज़िश्त आज़ाद वक्त। देखिए, पांचों जो किस्से हैं बागो बहार के, उनमें सबसे तवील किस्सा अगर पूछा जाए पांचों में तो आपका आंसर सही होगा सरगुज़िश्त आज़ाद वक्त है, ये सबसे तवील है। दरवेशों में अगर पूछा जाए सबसे तवील किस्सा कौन सा है तो पहले दरवेश का, और अगर दरवेशों में ये पूछा जाए कि सबसे छोटा किस्सा कौन सा है तो तीसरे दरवेश का। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, उर्दू में बोस्तान ख़याल कितनी ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। उर्दू में कितनी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें देखिए आंसर आपका सही होगा सी, 9। याद रखना, देखो मुइन एक स्टूडेंट मेरा था, वो पिछली बार सेलेक्ट हुआ था। कल उसका फ़ोन मुझको आया था, शायद वो कह रहा था कि हम अभी भी सर आपकी वीडियो देखते हैं और आगे तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी में उसका सिलेक्शन हुआ था, मुरादाबाद साइट में उसका, अलीगढ़ से 25-26 किलोमीटर आगे उसकी ड्यूटी है। और इसके बाद में एक लड़का और था जो राशिद नाम से आता है, और उसका भी सिलेक्शन पिछली बार हुआ था, वह भी मुझको बात करता रहता है। तो ऐसे बच्चे जब आते हैं और निकल के बढ़ते हैं आगे, बहुत अच्छा लगता है चैनल को देख करके इतना आगे आ गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हो कि 12 सीट हैं, कुल मिलाकर के 13 उर्दू की सीट हैं, 6 जनरल की हैं, 6 ओबीसी की हैं और एक जो है वो बालिका वर्ग में है। कुल मिलाकर के 13 सीट हैं, 12 सीट आप मान लीजिए, 6 ओबीसी की, 6 जनरल की। तो इनमें से कम अपने चैनल से 4-6 बच्चे तो निकलना चाहिए। पिछले 2.5-3 साल से मैं इसी चीज़ के लिए लगा हुआ हूँ। तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए। क्वेश्चन जो नहीं आते उसे नोट ज़रूर कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ याद करने का एक तरीका है या नोट करना। अब आपको जो इस क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि 9 जो जिल्दें हैं वो बोस्तान ख़याल की उर्दू में हैं और 8 जिल्दों में अमन दहलवी ने इसका तर्जुमा किया था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया तो 7 जिल्दों में ही कर पाए थे। अगर फ़ारसी में पूछा जाए इसकी कितनी जिल्दें हैं तो 15 जिल्दें हैं और ये दास्तान फ़ारसी में लिखी गई थी 15 ही साल में। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ड्रामा निगार हबीब तनवीर किस तहरीक से वाबस्ता थे। तो हबीब तनवीर हैं वो किस तहरीक से वाबस्ता थे। बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जिसने आंसर फर्स्ट दिया है उसका सही है, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं हबीब तनवीर। 1972 में राज्यसभा के ये मेंबर बने थे, ये चीज़ भी याद रखिएगा।
ड्रामा अनारकली का तीसरा बाब का कौन सा है? बहुत आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इसमें 3 जो हैं बाब हैं और 13 इसमें जो हैं वो सीन हैं। पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 5, ऐसे याद भी रखिएगा। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा बी उसका सही है। देखिए आपको याद रखना, पहला अगर बाब पूछा जाए तो इश्क है, दूसरा पूछा जाए रक्स है, तीसरा मौत है। और जो सलीम का ऐवान आपको रखना है कि पहला सीन है, ये आपको याद रखना, पहला सीन यही है। अगला सवाल है, दास्तान बोस्तान ख्याल के 5 तिलस्मात में से सबसे ज़्यादा दिलकश और दिलचस्प तिलस्म कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये वो बच्चे ही इसका जवाब दे सकते हैं जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, मुताला कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि प्रैक्टिस आप खूब कीजिए। एक बात मेरी मान लीजिए कि प्रैक्टिस जो है, अगर आपके क्वेश्चन 100 में 90 के समथिंग सही होते हैं, चाहे मेरी प्रैक्टिस में या अदरवाइज़ किसी की वहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें, तो आप वीडियो ना देखें और ना ही मतलब प्रैक्टिस लगाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिकों का मुताला करें जिसमें आप कमज़ोर लग रहे हैं। 90 क्वेश्चन अगर आपके 100 में सही हो जाते हैं और 2 घंटा आप वीडियो देखते हैं, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपको नहीं आते और उसकी खातिर 2 घंटा ख़राब कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि व्यूज़ आएँ और खूब हमें व्यूज़ मिलें, हम ये कहें कि देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप कमज़ोर हैं, 80 से नीचे क्वेश्चन सही कर पा रहे तो वीडियो ज़्यादा देखें। इसमें जवाब आपको देना था, सी वाला आंसर आपका सही है। तिलस्म अजरामो अजसाम जो है, याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा दिलकश और दिलचस्प जो है वो तिलस्म होता है। अगला सवाल है, सराब और ज़ेदी का हश्र किसके नॉवेल हैं? बहुत आसान है। अगर कहीं ये पूछ लिया जाता सराब नाम का अफसाना किसका है, तो आपका जवाब होना चाहिए था सोहेल अजीमाबादी। अगर पूछा जाए मजमून किसका है सराब के नाम से, तो आपका आंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान। लेकिन सराब और ज़ेदी का हश्र ये आपके सामने नॉवेल पूछे गए हैं दोनों, तो आपका आंसर सही होगा मजनू गोरखपुरी। जिस बच्चे ने आंसर दिया है गिरती दीवारें, देखिए आपको याद रखना उपेंद्र नाथ आशिक का है। साहब की सरगुजिश्त और एक शायर का अंजाम, ये नियाज़ फतेहपुरी का है। लैला के खुतूत, मजनू की डायरी, ये काजी अब्दुल वदूद के। ये इन चारों के मैंने नॉवेल आपको बता दिए। वीडियो देखने से ये होता है कि बार बार पीछे की चीज़ें मैं रिवीजन भी कर देता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ। उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? एक आपको राज की बात बताता हूँ, वो ये है कि जो मेरी प्रैक्टिस वीडियो आती है इसमें 2-3 क्वेश्चन, 2 और अधिक से अधिक 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आप उनको पकड़ भी नहीं पाते होंगे कि क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ था या मैंने अपने दिमाग से ख्याल से पैदा किया है। क्यों? उसकी वजह है कि क्वेश्चन हम ऐसे ही रखने की कोशिश करते हैं जिससे आपको एहसास ना हो पाए कि ये एग्ज़ाम की स्टैंडर्ड के सवाल नहीं है। तो 3 क्वेश्चन कम से कम हम पीछे आए हुए ही एग्ज़ाम से रखते हैं और ये आपके सामने था, ये आया हुआ है सवाल, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है हाली, तो इसमें आपको आंसर सही हुआ होगा शमसुल रहमान फारूकी। ये चीज़ मैंने बोला नहीं, आपको याद रखना है, मैंने लगा दिया निशान। तो शमसुल रहमान फारूकी जो है वो बिल्कुल आंसर आपका सही है। अगला सवाल है हाली के अशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल हुए हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। बहुत आसान सा सवाल है। तो मुरीदपुर का पीर आपको याद रखिए। पहली बात, पतरस जो है उन्हीं के ये सारे के सारे मजमून हैं और पहला वाला जो मजमून है इसमें हाली के अशार का इस्तेमाल हुआ है। लाहौर का जोग्राफिया है, ये 9 हिस्सों पर लिखा हुआ मजमून है और बाकी एक सिनेमा का इश्क जो है वो आपको मालूम है। और कुत्ता, ये आपको याद रखना है, कुत्ता नाम की नज़्म पूछी जाए तो आपका आंसर सही होना चाहिए फैज़ अहमद फैज़। कुत्ता नाम का अगर जर्द कुत्ता अगर पूछा जाए अफसाना किसका है तो इंतज़ार हुसैन का, और अगर खाली कुत्ता पूछा जाए मजमून किसका है तो पतरस बुखारी का। इस तरह से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छी चीज़ें आपके सामने पहुंच पाएँ। किस अदीब का घर में नाम उलू मियाँ था? ये बहुत आसान सा सवाल है और सभी को मालूम है। देखो, बन्ने मियाँ सबसे घरेलू नाम इनका था सज्जाद का, आपको मालूम ही है। इसमें आपका आंसर सही होगा आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर को जो है उलू मियाँ के नाम से जाना जाता था घर पे, ये यहाँ से निकनेम इनका था, ये आपको याद रखना चाहिए। रिचर्डसन उर्दू का कहा जाता है रशीद अहमद सिद्दीकी को, यह आपको यहाँ से याद रख लेना चाहिए। सवाल है कुतुब मुश्तरी को मुरत्तिब करने का काम किसने किया है?
तो कुतुब मुश्तरी जो है उसको मुरत्तिब करने का काम किसने किया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। और बहुत आसान सा सवाल है, तो इसमें आपका आंसर सही होगा मौलवी अब्दुल हक। सबरस और कुतुब मुश्तरी, निकातुश-शुरा, ख्वाब ख्याल, ये बड़ी जो तसानीफ़ें हैं वो मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने ही किया है। कदम राव पदम राव को मुरत्तिब करने का काम जमील जालवी ने किया है। बिकट कहानी को मुरत्तिब करने का काम नूरुल हसन नकवी और साथ साथ में मसूद हुसैन खान ने किया है। जैसे मैं बताता हूँ, इनको एक बार अपने दिमाग में अपनी ज़बान से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त उनके वफ़ात के बाद 1996 में पहली बार कहाँ से शाया हुई? बहुत आसान सा सवाल है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है इस आवाद ख़राबे में इनकी किताब नाम है खुद नविश्त का, और ये 15 इसमें कुल मिलाकर के हिस्से बाब हैं। 15 बाब पे ये लिखी गई है। बाब भी आपको याद रखना चाहिए मैं किस में कितने हैं। तो इसमें आंसर आपका सही होगा बी, दिल्ली उर्दू अकादमी का नाम आपको याद रखना है, दिल्ली उर्दू अकादमी। रसालों से मुतालिक सवाल ज़रूर आएंगे, और अब मैं स्पेशल जो है 1 या 2 वीडियो ऐसे लेकर के आऊँगा ताकि उन्हीं 2 वीडियो में रसाले सारे कंप्लीट हो जाएं। बस उतने ही आपको याद रख लेना है, उतने में ही आपका काम हो जाएगा, पक्का 100% हो जाएगा। दर्जा झेल में से ज़ुमरों में दर्जा झेल ज़ुमरों में से सही ज़ुमरे की पहचान करनी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, गुरेज, बैन और तशबीब, क्या ये सही है? तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि गुरेज कसीदे में है और बैन जो होता है वो मरसिया में होता है। रुखसत, आमद, बैन, ये क्या सही है? तो बिल्कुल ये सही है और इसकी तरतीब भी ऐसे ही है। लेकिन नीचे देखिए, मक्ता, मतला और रदीफ़, ये भी सही है, लेकिन ये गलत क्यों है ये समझिए। गज़ल में पहले मतला आता है, बाद में मक्ता आता है, तो इस लिहाज से आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। वरना अगर इस लिहाज से देखोगे कि सिन्फ के एतबार से किस सिन्फ में कौन से अज्जा आते हैं, अज्जा तरकीबी होते हैं, तो सही है फिर, क्योंकि गज़ल में मक्ता भी होता है, मतला भी होता है, रदीफ़ भी होता है, काफ़िया भी होता है, हुस्न मतला भी होता है। तो यहाँ पर मक्ता और मतला और रदीफ़ दे दिया है, लेकिन तरतीब सही नहीं है। और ऑप्शन चाहिए, या तो फिर आपको नीचे कूट दिया गया हो कि ए बी सही है, बी डी सही है, वो भी दिया नहीं गया है, तो आपको आंसर ये गलत ही मानना है, चूँकि तरतीब ठीक नहीं है। और बाकी रुखसत, आमद और बैन की ये तरतीब बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। आगे नीचे दे दिया है गुरेज, तशबीह, हुस्न मतलब, तो आपको मालूम ही है कि ये जो है ये भी गलत है। नीचे वाला डी वाला जो आंसर है वो भी गलत होने जाए। गुरेज तो है ठीक है, लेकिन तशबीह यहाँ पे पहली बात तो दे दिया। दूसरी चीज़, तशबीह होता है वो भी गुरेज से पहले होता है, तो वो भी आंसर गलत है। आंसर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी वाला सही होगा, जिसने दिया है उसका सही आंसर होगा। दाखिलत पर किस दबिस्तान में, देखो दास्तान लिख दिया, दोस्तान लिख दिया, समझ लीजिए दाखिलत पर किस दबिस्तान में जोर दिया गया है। अब सही है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने लखनऊ दिया है उसका आंसर सही है। दाखिलत जो है वो लखनऊ में होगी, वो दिल्ली में होगी। याद रखिए, दाखिलत है, छोटी बहरों का इस्तेमाल है, सहले मुमतना है, बिछड़ने की बातें हों, महबूब से दूर रहने की बातें हैं, बेवफाई की बातें हैं, और साथ साथ में गरीबी की बातें हैं, बेरोज़गारी की बातें हैं। इन तमाम चीज़ों की अगर बात है तो वो लखनऊ दिल्ली ही होगा। जहाँ ज़ेवर की बातें हैं, मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल करना है, उरियानी निगारी है लफ्ज़ों में, और साथ ही साथ में फ़ारसी के अल्फाजों का इस्तेमाल है, मुश्किल बहुत ज़बान का इस्तेमाल करना है, वो सब जो है लखनऊ का होने वाला है। और इन 100 का एक ही बात है, एक ट्रिक है, बस वो याद रखने की है, दोनों पकड़ में आ जाएंगे। जहाँ गरीबी है वो दिल्ली है, जहाँ ऐश ही ऐश है वहाँ पर लखनऊ है। अब बाकी इन्हीं से सब चीज़ जुड़ी हुई है भाई। जहाँ पर गरीबी नहीं है, पैसा है, तो वहाँ औरतों से मिलने की ही बातें ही तो की जाएंगी, औरतों के हुस्न की बातें की जाएंगी, और ऐशो आराम की बातें की जाएंगी। ज़बान मुश्किल, अब जब आपको हुस्न की बातें करनी है और गंदी बातें करनी है, उरियानी निगारी लानी है, तो ज़बान बिल्कुल आसान तो नहीं रखे हुए ताकि सब लोग ना समझ सकें। ज़बान मुश्किल ऑटोमेटिक मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको समझना है। जहाँ गरीबी है तो गरीबी में तो आपका मिलना काहे का, बिछड़ना ही तो मेन मुद्दा होगा। तो बिछड़ने की बातें लखनऊ दिल्ली में मिल जाएंगी। अब मैं एक तरीक़ा बता रहा हूँ, आप सिर्फ एग्ज़ाम निकालने पे गौर कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप विद्वान और दानिशवर अक्लमंद बनने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद आप बनिए जो भी बनना है।
एग्ज़ाम निकालना अलग बात है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप एक दिमाग लगा करके एग्ज़ाम निकालने पर गौर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खेल हैं, बहुत बार पूछा जाने वाला ये कॉल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो जिसने इसमें बी दिया है उसका सही है अब्दुल सलाम नदवी, बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कसीदे में 2 मतला और 48 अशार हैं, वो कसीदा आपको बताना है इसमें जिसमें 2 मतले हैं और 48 अशार हैं। तो आपका आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इन चारों को समझ लीजिए। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, तो जो कुफ्र की बात हो तो जाहिर सी बात है मज़हब की बात होगी, यानी ये नातिया कसीदा, एक चीज़ यहाँ से क्लियर कीजिए। सौदा का लिखा हुआ कसीदा है, 2 मतले हैं, 48 अशार हैं। दूसरा कसीदा जो नीचे दिया गया है ये है चरख जब से अब अयाम पर सवार, ये भी सौदा का है, इसमें 81 अशार हैं और मतला सिर्फ़ और सिर्फ एक है। इसके बाद में है ज़हे निशात अगर उसे कीजिए तहरीर, और इसके बाद ये नीचे जो दिया गया है ये दोनों जो हैं कसीदे लिखे हुए ज़ौक़ के हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए, मसनबी गुलज़ार नसीम में कुल कितने अशार हैं? तो गुलज़ार नसीम जो है उसमें अशार की तादाद आपको बतानी है 1521, जिसने बताया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ से याद रखिएगा और भी चीज़ें, 1421 फिर क्या है, 1521 में तो अशार हैं गुलज़ार नसीम में, 1421 में जो है वो कदमराव पदमराव 1421 और 1435 के दरमियान लिखी गई। 1655 क्या है, तो याद रखिएगा इब्ने निशाती की फूलबंद लिखी गई। 24,000 क्या है, तो 24,000 अशार हैं ख़ाबरनामा में जो कमाल खां रुस्तमी की लिखी गई है। 222 उसमें उन्वान है। ये चारों चीज़ें आपको मालूम हो गई। आगे सवाल देखिए, आवाज़ से हक के उन्वान से 1918 में किसने मरसिया लिखा है? ये वही मरसिया है जिससे मरसिया निगारी के जदीद मरसिया निगारी की बुनियाद पड़ी मानी जाती है। तो जदीद मरसिया की बुनियाद 1918 से आवाज़ हक के नाम से जो मरसिया लिखा गया उसी से मानी जाती है। और ये मरसिया है जोश मलियावादी का, हुसैन और आग के नाम से भी इन्हीं का लिखा हुआ मरसिया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक नाम आपको और दिख रहा है, आल रज़ा। आल रज़ा को भी जदीद मरसिया का बानी कहा जाता है और ये माना है जोश मलियावादी ने। लेकिन सभी नक्कादों और तमाम नक्कादों की जो अमूमन राय है वो ये है कि जोश मलियावादी खुद ही जदीद मरसिया के बानी हैं, लेकिन जोश जो है वो आल रज़ा को मानते हैं। ये चीज़ आपको याद रहे। और जमील मजहरी को मालूम ही है, जुम्बिश शहादत के नाम से इन्होंने जो लिखा है। आगे देखिए, गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है। गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है, ये बात किसने कही है? तो ये बात है रशीद अहमद सिद्दीकी। 2 कौल गज़ल के बारे में आल अहमद सुरूर के भी हैं और दोनों एक ही बार में याद हो सकते हैं, एक बहुत आसान तरीक़े से। आल अहमद सुरूर ने एक जगह ये कहा कि गज़ल जो है वो चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, और एक जगह पर कहा है कि गज़ल जो है वो बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। तो आपको मालूम है, अगर मजहबी हैं, मज़हब की बातों में आप जानते होंगे, तो आपने देखा होगा जहाँ पे कुफ्र की बात होगी वहाँ पर कुलवल्ला की बात तो हो ही जाएगी। तो कुलवल्ला और कुफ्र ये दोनों एक साथ में लाने की बात आल अहमद सुरूर कर रहे हैं। और तो ये कुलवल्ला की बात और कुफ्र की बात आ जाए अगर और पूछा जाए कॉल किसका है, तो आल अहमद सुरूर का। मेरा तो अपना यही तरीका है कि पूरे कॉल में 1 या 2 वर्ड हम बस पकड़ते हैं, बाकी हमारे जहन में रहता है। मैं क्या कह रहा था, फिर से भी एक बार दोहरा रहा हूँ कि एग्ज़ाम निकालने की आप कोशिश कीजिए। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से किस शायर का लक़ब शमसुद्दीन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन बताने की कोशिश करता है, पहले फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आसान भी है और इस तरह का सवाल मुश्किल भी बहुत होता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके जहन में होते हैं और आपको मालूम भी होता है, उसके बावजूद आप बहुत जल्दबाजी में ख़राब कर देते हैं। तो वली दखनी का नाम आपको याद रखना है। वली दखनी का नाम असल तो पूछा जाता है कि इसका नाम जो है अली मोहम्मद था, नज़र मोहम्मद था, या इस तरह के नाम आपको मिलते हैं, लेकिन लक़ब किसका क्या था ये भी आपको गौर करना है। तो शमसुद्दीन लक़ब जो है वो वली दखनी का है। अगला सवाल है, सैयद अब्बास मिर्ज़ा किसके वालिद का नाम है? तो सैयद अब्बास मिर्ज़ा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने इसमें जवाब दिया होगा शाद अज़ीमाबादी, उनका आंसर सही है, सैयद अब्बास मिर्ज़ा इनके वालिद का नाम है।
उम्मीद करता हूँ सभी का नाम इसमें नीचे जो आंसर आपको दिख रहा है फैज़ अहमद फैज़ सुलेमान इनके वालिद का नाम था। इर्तक़ा किस सिन्फ़ की अहम ख़ुसूसियत है? इर्तक़ा किस सिन्फ़ की अहम ख़ुसूसियत है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो नज़्म आपका आंसर सही होने वाला है। नज़्म जो है इर्तक़ा जो है उसकी अहम ख़ुसूसियत में से माना जाता है। अगला सवाल है कि फ़ानी बदायनी ने पहले तख़ल्लुस शौकत इस्तेमाल किया, बाद में किस सन में फ़ानी तख़ल्लुस इस्तेमाल करना शुरू किया? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। इसमें आपका आंसर सही होगा, जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है उसका सही है। 1899 में इन्होंने फ़ानी ने अपना तख़ल्लुस फ़ानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा और देख लो। 90 जो आपको दिख रहा है 1890, इस सन में तो फ़ानी ने शेर कहना शुरू किया था। दूसरी चीज़ एक आपको याद रखनी चाहिए कि फ़ानी जब अलीगढ़ में थे तो अलीगढ़ में 1906 में इनका जो दीवान था वो चोरी हो गया था। ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी इसके अलावा ये 1926 में क्या है, 1926 भी बहुत इंपॉर्टेंट सन है और मेरे जहन से कुछ स्लिप हो रहा है, याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर। अब अगला सवाल है कि शायर की शायरी पर उरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम लगाया गया। बहुत आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ जिन्स परस्त भी कहा जाता है, तो जिन्स परस्त कहा जाता है मीरा जी को। आंसर आपका सही होगा नून मीम राशिद। ये इल्ज़ाम जो है वो नून मीम राशिद पे लगा है, उनकी शायरी पे लगा है। इसके बाद अगला सवाल है फ़िराक़ गोरखपुरी का इंतकाल 1982 में हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से किस शहर में हुआ था? किस शहर में हरकत क़ल्ब तो किस शहर में हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिल्ली दिया है उसका आंसर सही है। फ़िराक़ गोरखपुरी का इंतकाल दिल्ली में हुआ था। इसी तरह से मखदूम का इंतकाल दिल्ली में हुआ था दिमाग की नस फटने से, और हार्ट अटैक की वजह से फ़िराक़ गोरखपुरी का इंतकाल दिल्ली में हुआ था। यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे तो मैंने जल्दबाजी भी की है, और अगर आपको लगता है स्लो बोले हैं तो स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत है ज़रूर बताइएगा। मैं फिर कहता हूँ, मशवरा भी आपका कोई हो तो दे सकते हैं, और क्वेश्चन जो आपको नहीं आते वो आपको नोट करना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश भी आप कर सकते हैं जब आपको आते होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।